एक बार फिर से आप सभी का YouTube के इस शैक्षिक चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है हाई स्कूल की छात्राओं के लिए जिनके पास होम साइंस है। होम साइंस पाठ्यक्रम में ये दूसरा पाठ है, बचत एवं पोस्ट ऑफिस और बैंक के माध्यम से। सेविंग पोस्ट ऑफिस एवं बैंक के माध्यम से, उस पर ये आज का हमारा वीडियो है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें। बचत, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बचत जिसे अंग्रेजी में सेविंग कहते हैं या इसे संरक्षित कह सकते हैं या इसे संचय भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य बचत का मतलब होता है अपनी आय से, अपनी इनकम से, अपनी आमदनी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ धन को बचा लेना ही बचत कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम सेविंग कहते हैं। इसका जो सामान्यतः जो बचत है वो सामान्य शब्दों में ये कहा जाता है कि अपनी आमदनी से कुछ पैसे को बचाना, लेकिन व्यापक अर्थों में ये कह सकते हैं कि अपने खर्च में कटौती करके संसाधनों को संरक्षित करना। यानी अपने जो फालतू खर्च हैं, हमारे जो अनावश्यक खर्च हैं, उनको कम करके अपने संसाधनों का या अपने धन को भविष्य के लिए संकट के समय में उपयोग हेतु बचा के रखना, यही बचत का अर्थ है। कुल मिला के अपनी आमदनी से, अपनी आय में कुछ पैसे का बचत करना ही बचत कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम सेविंग कहते हैं। सामान्यतः जो बचत के स्रोत हैं वो हैं व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यापारिक। व्यक्तिगत में आय और व्यय के बीच के अंतर को निकाल लिया जाता है और उससे बचत निकाल लिया जाता है। पारिवारिक में परिवार के सभी लोगों की आय को निकाल लिया जाता है, उसमें से परिवार के जो घरेलू खर्च हैं उसको निकाल के जो शेष बचता है वो बचत में आता है। तीसरा व्यापारिक, व्यापार में जितना हमें लाभ होता है उसमें से हम कर को निकाल के जो शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। बचत की विचारधारा बहुत प्राचीन काल से हमारे बीच में है। प्राचीन काल में लोग अपने भोजन का संग्रह करते थे, उसको संरक्षित करते थे। फिर उसके बाद उनकी जो दूसरी आवश्यकता के रूप में उन्होंने पशु पक्षियों को, जानवरों को धन के रूप में स्वीकार किया और उसका वो संचय करते थे, उसको वो सुरक्षित करते थे। फिर और आगे के वर्षों में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोग हीरे, जवाहरात, अशर्फियाँ और सोने और चांदी को भी धन के रूप में लोग उसको ही संरक्षित करना सीख गए, उनका भी बचत करना सीख गए। वर्तमान समय में आज लोग रुपए और पैसे को, सोने और चांदी को भी धन के रूप में बचत करना सीख गए हैं और अपनी आमदनी से कुछ भाग को बचाने का वो प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य जितनी भी उनकी आमदनी होती है उसमें से कुछ आमदनी के अंश को बचा लेना ही बचत कहलाता है। बचत क्यों आवश्यक है, उसकी क्या जरूरत है, उस पर और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल की तैयारी हेतु नई फसल के लिए उसे खाद, बीज, बुआई, जुताई की आवश्यकता है, उसके लिए वो अपनी बचत करता है। एक व्यापारी अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए वो बचत करता है ताकि भविष्य में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो एक पूंजी इकट्ठा कर सके। तीसरा, एक घर का मुखिया अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादियां, अपने लिए घर, दैनिक जीवन के उपयोग की विभिन्न सारी वस्तुएं खरीदने के लिए, या मुश्किल के समय में या संकट के समय में
वो धन को बचत करता है ताकि वो मुश्किल के समय में अपने उस बचे हुए धन से अपना एक बार फिर से डेवलपमेंट वो अच्छी तरह से कर सके। जैसे इस लॉकडाउन के समय में भी जिन लोगों ने अपनी आय का कुछ पैसा बचा लिया होगा, आज वो इस मुश्किल के समय में वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम सभी लोगों को किसी न किसी रूप में बचत अवश्य करनी चाहिए। प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों से लोग अपनी अपनी बचत को करते चले आए हैं। प्राचीन काल में जैसा आप लोग सुनते रहे होंगे कि लोग अपने धन को जमीन के अंदर गाड़ के रख देते थे, उसको संचित कर लेते थे। एक कपड़े की थैली भी होती थी, थैला, उसमें भी लोग रखकर अपने पैसे को बचाते थे। आज लोग अलमारियों में अपने पैसे को रखकर बचाते हैं। बच्चे अपने गुल्लक में, जिसे पिग्गी बैंक कहते हैं, उसमें रखकर भी अपने धन को बचाते हैं, बचत करते हैं। उसी तरह वर्तमान समय में बहुत सारी आधुनिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम अपने धन को बचाने का कार्य करते हैं। इसमें है जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे पास, हमारे समाज में, हमारे देश में, जो बचत की बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। उसमें हम निवेश करके, निवेश का मतलब होता है जमा करके, हम विभिन्न माध्यमों से हम बचत कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। आज पोस्ट ऑफिस, बैंक, म्यूचुअल फंड, LIC आदि संस्थाओं में हम अपना निवेश करके अपने धन को हम बचा सकते हैं। अपने इसी क्रम में आज हम पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। पोस्ट ऑफिस, जैसे हिंदी में डाकघर कहते हैं, इसमें बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। उन योजनाओं के माध्यम से हम पैसा जमा करके, पैसे को निवेश करके भविष्य के लिए हम एक अच्छी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। छोटी छोटी लघु बचत के माध्यम से एक दिन हम एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग नज़र डालते हैं एक बार पोस्ट ऑफिस पर। पोस्ट ऑफिस, जैसा कि आप जानते हो, हर ग्राम सभा में एक पोस्ट ऑफिस या हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेंज में एक पोस्ट ऑफिस या डाकखाना अवश्य होता है। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में पहला डाकघर की स्थापना किया था। 1786 में कलकत्ता में सबसे पहले मुख्य प्रधान डाकघर की स्थापना की गई थी। लेकिन जनता के लिए अभी तक ये डाकखाना नहीं खोले गए थे। ये सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में काम आते थे, ब्रिटिश सरकार के कार्यों में ही काम आते थे। लेकिन 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के लिए, आम जनता के लिए पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई। 1 अक्टूबर 1954 को, यही 1 अक्टूबर 1954 पोस्ट ऑफिस की वास्तविक स्थापना वर्ष मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 2004 को पोस्ट ऑफिस ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। एक महत्वाकांक्षी योजनाएं इसके अंतर्गत चलती हैं। आइए उस पर कुछ नज़र डालते हैं। पोस्ट ऑफिस से पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। संपूर्ण विश्व में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर के दिन वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 90% पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र में एवं 10% पोस्ट ऑफिस नगरीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1766 में हुई थी और वास्तविक रूप से 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी, उसी तरह बैंक की शुरुआत भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हुई थी। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना बर्न, स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसमें 22 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
उसी उपलक्ष्य में स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 1876 को भारत भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना है। पोस्ट ऑफिस की आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में एक एरिया पिन कोड होता है, जिसे हम पिन कोड के नाम से जानते हैं। पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर एरिया का अपना एक नंबर होता है, जिसकी शुरुआत पोस्ट ऑफिस ने 1972 में किया था। तो ये तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित चीज़ें हो गई। और 2001 से पोस्ट ऑफिस ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत की और इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा। आज पोस्ट ऑफिस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बैंकिंग सेक्टर में भी खूब अच्छे से काम कर रहा है और अपने ग्राहकों को एटीएम सुविधाएं भी दे रहा है। इसकी बहुत सारी योजनाएं आज चल रही हैं। पहले जो 1786 में जो भारत का पहला मुख्य डाकघर था, प्रधान डाकघर, वो मद्रास में ही स्थापित हुआ था। आज पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं को हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है बचत खाता, जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पर एक अपना बचत खाता खोल सकता है। अपने साथ 2 फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाके वहाँ पर 50 रुपए में अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है, जिस पर उसे 4% का उस पर उसको ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जो आपका खाता होता है, उस पर आपको न्यूनतम धनराशि 50 रुपये होना आवश्यक है। अगर आप उस बचत खाते पे चेकबुक भी जारी करवाया है, तो आप अपने उस खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये रखना अनिवार्य होता है। आज पोस्ट ऑफिस अपने बचत खाते में एटीएम कार्ड भी जारी करता है। दूसरा है, पोस्ट ऑफिस की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे आरडी बोलते हैं। इसे रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी बोलते हैं, आरडी खाता। उसमें एक हर महीने आप कुछ राशि जमा करके उस पर एक अच्छा भुगतान आप ले सकते हैं। इसमें न्यूनतम 10 रुपये महीने के हिसाब से, मंथली के हिसाब से आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस पर जो पोस्ट ऑफिस ब्याज देती है 7.30, इस पर आपको ब्याज मिलता है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये एक महीने की आरडी खोली और उसको आपने 5 साल तक जमा किया, तो उस पर आपके 1000 पर महीने के हिसाब से उस पर 1 साल में 12,000 रुपये जमा होंगे और 5 साल में उस पर 60,000 रुपये जमा होंगे। और जब 5 साल के बाद उसमें मैच्योरिटी होगी तो 7.30% ब्याज की दर से 12,505 रुपये आपको उस पर ब्याज भी मिलेगा। इसलिए 1,000 रुपये महीने की आप जब जमा करते हैं आरडी, तो उस पर आपको 72,505 रुपये का भुगतान 5 साल में होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने 1,000 का खाता मंथली का खुलवाने के बाद 1 साल तक जमा किया, उसके बाद अगर आप पैसे को नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो 1 साल के बाद अगर आप उसका भुगतान लेते हैं, तो 1 साल में आपका 12,000 रुपये जमा होगा और उस पर 400 कुछ रुपये का ब्याज मिलेगा। तो करीब 12,480 रुपये का भुगतान आपको 1 साल में भी हो जाएगा। आरडी खाता में एक चीज़ ध्यान देना और जरूरी रहता है। अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये की आरडी, 100 रुपये पर माह के हिसाब से एक आरडी आपने खुलवा ली है। आरडी अगर आप 1 महीना में नहीं जमा कर पाते हैं, तो दूसरे महीने वो आरडी आपकी डिफ़ॉल्टर खाता में चला जाता है और दूसरे महीने उस पर 100 रुपये पर आप 2 रुपये की पेनल्टी देकर या डिफ़ॉल्टर फीस देकर उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं और 4 महीने तक अपने डिफ़ॉल्टर खाते में डिफ़ॉल्टर फीस को जमा करके उसमें
आप अपने उस खाते में पैसे को जमा कर सकते हैं। अगर 4 महीने तक आपने उस खाते में पैसा नहीं जमा किया तो वो फिर खाता आपका बंद कर दिया जाता है और अगले 2 महीने तक आप चाहें तो उस खाते को चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस खाते को आप चला नहीं सकते। ये आरडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें 10 रुपये में भी अपना 10 रुपये महीने के हिसाब से भी इस पर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगली स्कीम है किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस एक किसान विकास पत्र जारी करता है जिसको केवीपी भी बोलते हैं। इस पर भी वो 7.60% का वो ब्याज देती है और इसमें आपका धन दूना हो जाता है। 113 माह में या 9 साल 5 महीने में ये आपके धन को दूना कर देता है। अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 9 साल और 5 महीने में या 113 माह में आपका धन 5,000 का 10,000 रुपये हो जाता है। इस पर जो ब्याज होता है, इस ब्याज का आकलन हर तिमाही पर होता रहता है और उसका दूना होना उस ब्याज पर निर्भर करता है। और वैसे हर तिमाही में अमूमन ब्याज दर एक समान रहती है। ये भी एक अच्छा बॉन्ड है, सरकार का एक बॉन्ड है जिस सरकार इसको बेचती है और उस पर एक वो ब्याज भी देती है। इसलिए आप किसान विकास पत्र खरीद कर भी अपने पैसे को बचा सकते हैं। अगला खाता है एनएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत पत्र। एक बॉन्ड जारी करता है पोस्ट ऑफिस। इसकी जो लॉकिंग टाइम होती है 5 साल की होती है। इस पर 8% का वो सरकार आपको ब्याज देती है और इस मद पर आप पैसा जमा करके अपनी बचत कर सकते हैं। और इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत आयकर में छूट भी मिलती है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर आधारित है। एक बहुत अच्छी योजना है जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। ये इसमें आप कोई भी माता पिता अपनी 2 बच्चियों की जिनकी उम्र 0 साल से लेकर 10 साल तक की हो, ऐसी बच्चियों को हर बच्ची के नाम एक खाता और अधिकतम 2 बच्चियों के नाम ये खाता पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इस पोस्ट ऑफिस में आपको 250 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप एक वित्तीय वर्ष में इसमें आप जमा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच के समय को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में आप न्यूनतम 250 रुपये से लेके अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और जब लड़की की उम्र 21 साल होगी तो इस पर 8.40% वार्षिक ब्याज की दर से इसमें भुगतान कर दिया जाता है। ये एक अच्छी योजना है। इसमें आयकर में इसमें भी छूट मिलती है। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आयकर में छूट है वो 1.5 लाख तक ही मिलती है, उसके आगे फिर छूट नहीं मिलती है। अगला है पीपीएफ, सार्वजनिक भविष्य निधि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो लॉकिंग टाइम है वो 15 साल के लिए होता है। इसमें आप न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष में 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें भी 8% का वार्षिक ब्याज पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को देती है। इसकी अवधि 15 साल है और अगर आप चाहें तो उसको 5-5 साल करके आगे उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें 7 साल के बाद आंशिक रूप से पैसे के निकालने की व्यवस्था है और 3 साल के बाद अपने इस जमा धन पर आप लोन भी ले सकते हैं। अगली स्कीम जो है वो है वरिष्ठ नागरिक बचत खाता या वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम। इसके तहत ऐसे नागरिक हमारे देश के जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वो लोग इसमें जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम है वो 1,000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपए तक वो जमा कर सकते हैं। इस पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.70% वार्षिक ब्याज की दर से इस पर उनको ब्याज का भुगतान पोस्ट ऑफिस करती है। अगला है
एक पोस्ट ऑफिस में एक और बहुत अच्छी स्कीम चलती है, मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की एक मंथली इनकम स्कीम चलती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मोटी रकम है और वो अपने उस पैसे को जमा करना चाहते हैं, तो उसके बदले उनको कुछ भुगतान उसमें ब्याज के रूप में होता रहता है। तो जो मंथली इनकम स्कीम है, इसमें 7.70% की दर से ब्याज मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है और वो पोस्ट ऑफिस में अगर उसको जमा कर देता है तो हर साल पोस्ट ऑफिस उसको 770 रुपये उसके बचत खाता में क्रेडिट हर महीने कर देता है। तो ये भी एक बचत का अच्छा माध्यम है। इन सभी माध्यमों में आप अपने पैसे को जमा करके अपने धन को संचित कर सकते हैं, बचा सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन छोटी छोटी बचतों से आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। इन सभी बचतों में जो स्कीम हैं पोस्ट ऑफिस की, ये सारी स्कीमों में जो ब्याज की दरें हैं वो परिवर्तनशील हैं और उनमें संशोधन स्वाभाविक है कि समय समय पर होते रहते हैं। जब भी आपको कोई योजना खरीदनी हो तो संबंधित आसपास के पोस्ट ऑफिस में या किसी अभिकर्ता से संपर्क करके उसके बारे में सही जानकारी करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। तो ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बचत खाता है, आरडी है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, या कह लीजिए कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, या मंथली इनकम स्कीम है। इन सभी योजनाओं में हम अपने पैसे को जमा करके भविष्य के लिए उसमें हम बचत कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी बैंक में भी चलती हैं। तो एक बार हम लोग बैंक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। भारत में जो बैंकों की शुरुआत हुई थी वो 1770 में भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। फिर 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी, जिसे 1809 में उसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। फिर 1840 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुंबई बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की थी। 1921 में इन सभी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकरण करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। आज स्टेट बैंक इंडिया भारत का एक बड़ा बैंक है और इसमें 5 इसके और बैंक, जो स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक इंदौर और स्टेट बैंक मैसूर, इस 5 बैंक और भी स्टेट बैंक के शाखाओं के रूप में, सहयोगी के रूप में आज हमारे बीच में कार्य कर रही हैं। 1 अप्रैल 1935 में भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ये भारत का बैंकों का बैंक है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्केट में पैसा कब कितना भेजना है, कितना वापस लेना है, इन सभी कार्यों को रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी बैंकों को ऋण देता है और बैंक की पूंजी को भी अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंकों को जो ऋण देता है उस पर वो ब्याज भी लेता है। तमाम तरह का केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक हमारे बीच में काम करता है और रिजर्व बैंक का भी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। उसके बाद जुलाई
14 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि बैंकों की जो जिम्मेदारी है वो निजी हाथों से लेकर सरकार अपने हाथों में या राज्य सरकार अपने हाथों में लेती है। तो 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद 1980 में कुछ और 6 कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में 19 बैंक हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत सारी प्राइवेट बैंकें भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं जिनको रिजर्व बैंक ने परमिशन दिया है और देश में वित्तीय काम लेन देन का कार्य कर रही हैं। इन सभी बैंकों में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे कारपोरेशन बैंक, बहुत सारी बैंक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बहुत सारी बैंकें हैं जो हमारे बीच में वित्तीय लेन देन का काम करती हैं। इन सभी बैंकों में भी बहुत सारे बचत की योजनाएं चलती हैं। इन सभी बैंकों में हम अपना बचत खाता वहां खोल सकते हैं। वहां पर एक फिक्स डिपॉजिट का भी खाता हम खोल सकते हैं जिसमें हम अपने वहां बैंकों में भी हम आरडी जैसे खाते खोल सकते हैं और अपने हम छोटी छोटी बचत को उसमें जमा करके भविष्य के लिए अपने लिए एक बड़ी पूंजी का संचय हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम अपनी पूंजी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जितना पैसा, जितना ज़रूरत है हमें आमदनी अपनी बढ़ाने की, अपनी आय बढ़ाने की, उतनी ही आवश्यकता होती है हम सभी को अपने धन को बचाने की। इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है कि अपने आसपास पोस्ट ऑफिस या बैंक में विभिन्न प्रकार के बचत खाते और आरडी या फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ अकाउंट जैसी भी आपकी ज़रूरत हो या मंथली इनकम स्कीम में आप अपना पैसा निवेश करके जमा करके भविष्य के लिए आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन का संग्रह कर सकते हैं। कुछ समस्याएं भी बैंक से संबंधित या पोस्ट ऑफिस से संबंधित कुछ समस्याएं भी ग्राहकों के सामने आती हैं। हमारे ग्राहक बैंकों में जाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है बैंक के कर्मचारियों के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, या कर्मचारियों की भी अपनी समस्याएं होती हैं। वो भी बहुत सारे लोगों को डेली हजारों लोग उनसे मिलते रहते हैं, सबको समझाना मुश्किल, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर सहयोग की भावना आपस में दोनों लोग करें, ग्राहक और बैंक के बीच में एक अच्छा रिश्ता हो ताकि हम अपने ग्राहकों को अच्छे से बैंकों की तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ आकर्षित हो जाएं और हमारे ग्राहक भी जब बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाएं तो अपने सारे पेपर को अच्छे तरह से लेके जाएं, वहां पे सारी चीज़ों को, नियमों को अच्छे से पालन करें और तब आपको उन खातों से, उस बैंक से सही सहयोग मिल पाएगा और आप अपनी पूंजी बढ़ा पाएंगे। छोटे छोटे धन, छोटे छोटे लघु बचत आपके लिए एक बड़ी बचत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।